हेलो सभी को राधे राधे। सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से कोई भी वीडियो अपना नहीं आया था, तो उसके लिए सॉरी। और दूसरी बात, ये जो आप अभी सब नेपाल में देख रहे हो, ये क्या चल रहा है, ये जो यूथ सड़कों पर आ गई है, इसने काफ़ी मतलब ये जो नेपाल की चीज़ें होती हैं उनको नुकसान किया है। ये किस किस वजह से सड़कों पर आई और ये कारण क्या है, चलिए आज इसको हम जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेपाल एक ऐसा देश है जो आज तक किसी भी अन्य देश का गुलाम नहीं रहा है। जैसे अपना भारत है, वो ब्रिटिश का गुलाम था। पाकिस्तान भी ब्रिटेन का गुलाम था, ब्रिटिश का गुलाम रहा है। जैसे और अन्य देश गुलाम रहे हैं किसी देश में, किसी न किसी देश के। तो नेपाल एक ऐसा देश था जो कि किसी देश का गुलाम नहीं रहा है। हाँ, वहाँ पर मोनार्ची चलती थी। मोनार्ची मतलब कि वंशानुगत शासन, जैसे राजा का बेटा राजा, और ऐसे करके राजा के बेटे का बेटा राजा, मतलब एक ही परिवार से राजा का होना, वो चलता था। लेकिन 2008 के बाद में वहाँ डेमोक्रेसी आ गई, लोकतंत्र वहाँ स्टार्ट हो गया। वहाँ भी अपने और देशों की तरह जो प्रधानमंत्री का पद होता है, राष्ट्रपति के पद होते हैं, वो चुने जाने लगे। लेकिन अब बात वही है कि फिर नेपाल में ये हो क्या रहा है अब, मतलब कि अचानक से इतना बड़ा विद्रोह कैसे फैल गया। ये ऐसा है कि अचानक से नहीं है, ये चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम से धीरे धीरे प्रोसेस में चल रही थी। लेकिन क्या होता है ना कि जब चीज़ें प्रोसेस में चलती हैं तो वो चीज़ें का चलने का प्रक्रिया हमें नहीं मालूम चलती, लेकिन जब विस्फोट होता है तब पता चलता है कि हाँ एक्चुअली हुआ क्या है। तो ऐसा ही है कुछ इसमें भी, काफ़ी लंबे टाइम से ऐसा मतलब कि धीरे धीरे पनप रहा है कि जो वहाँ के जो बड़े लोग हैं, जैसे जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वगैरह वहाँ के जो हो गए, ओली साहब प्रधानमंत्री जो के पी शर्मा ओली हैं, नेपाल के हैं, नहीं वर्तमान में थे अभी तक जो। तो ऐसे भी और 2008 के बाद से काफ़ी सारे बने हैं। तो एक्चुअली मेन मुद्दा ये है कि हाँ, ये जैसे राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री हो गए, जैसे उनके जो ऊँचे पद पे जो लोग बैठे हैं एक्चुअली, तो उनके लड़के बच्चे तो बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं। उनके कोई उनके बच्चों ने कभी गरीबी देखी नहीं है। उनका रहना खाना पहनना ओढ़ना जो भी कुछ है वो सब वीआईपी तरीके से हो रहा है। एक तरफ नेपाल के लोकल लोग हैं, जो आम जनता है, तो उनके लिए एक वक्त की रोटी जुटा पाना बहुत मुश्किल है। वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट या बहुत ज़्यादा हो गया है कि वहाँ की जनता है, जो आम जनता है, उसको एक वक्त के खाने के लिए रोटी नहीं है। वहाँ के जो करेंसी है वो डाउन जा चुकी है। वहाँ का जो क्या नाम है, बेरोज़गारी है इतनी चरम सीमा पर हो चुकी है कि पूछो मत। और नौकरी वगैरह का वहाँ कोई अता पता नहीं है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, मेडिकल सुविधाएँ भी नहीं है और शिक्षा का कोई वो नहीं है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी लंबे समय से ऐसा है कि कोई भी चीज़ होती है तो वो अचानक से नहीं होती है। उसको वो काफ़ी लंबे समय से हो रही होती है, लेकिन एक वक्त पे आने पर वो क्या कहते हैं, उबाल मार देती है। वो नहीं रुक पाती है। तो फिर ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें सामने निखर कर आती हैं, जैसे कि अब निकल के आ रहा है कि ये नेपाल की नए जनता का ये जो विद्रोह हुआ है, प्रोटेस्ट हो रहा है। तो एक्चुअली हम कहा थे कि हाँ, ये जो प्रोटेस्ट है ये इसने इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया। हाँ, रूप ऐसे ले लिया कि मैंने कारण जो बताया कि सबसे पहला कारण अनएम्प्लॉयमेंट था। जो बेरोज़गारी, जो एक बेरोज़गार युवा होता है तो उसके मन से पूछे जाके कि उसका दिन कैसे गुजरता है जब जेब में पैसे नहीं हों और खाने के लिए कुछ नहीं हो, एक वक्त के अपना परिवार चलाना, ये सब चीज़ें एक बहुत समस्या आ जाती है। तो यही सब चीज़ें देखते हुए वहाँ का जो युवा है, जो युवा मतलब कि जैन जी आपने नाम सुना होगा। जैन जी एक तरह से वो कहते हैं कि एक टाइम लिमिट कह सकते हो आपकी, इतने टाइम लिमिट से इतने टाइम लिमिट के बीच की जो बच्चे होते हैं वो जैन जी में आते हैं। जैसे 1995 से लेके 2010 या 2012 तक के जो बच्चे इनमें हैं तो वो जन जी में आते हैं। तो जो वहाँ का जो युवा है उसने प्रोटेस्ट चालू की, सड़कों पर उतरा। लेकिन क्या हुआ कि जब
प्रोटेस्ट चालू हुआ तो इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए वहाँ की सरकार ने सोशल मीडिया वगैरह भी आपने सुना होगा कि वो बंद कर दे। एक आम जो हम जैसे लोगों का वो सहारा होता है, एक सोशल मीडिया होता है कि जिसके थ्रू से हम एक जगह से बहुत कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह तक अपने जो विचार होते हैं उनको पहुंचा सकते हैं। तो क्योंकि यूट्यूब चैनल, वो क्या नाम है, यूट्यूब कह रहे हैं वो, सॉरी, न्यूज़ चैनल वगैरह, वो तो सब बिके हुए पड़े हैं आजकल, तो वो इतना चीज़ नहीं दिखाते हैं। एक जो समझ लो कि वो सहारा होता है वो आम जनता का, वो सोशल मीडिया ही होता है। तो उनको जब वहाँ की सरकार को लगा कि ये प्रोटेस्ट बढ़ेगा, ये काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ की सरकार ने सोशल मीडिया बंद कर दिया है। सोशल मीडिया बंद करने के बाद में जो फिर दूसरा कारण ये हुआ इस प्रोटेस्ट को इतना भयानक होने का कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ की सरकार ने उन लोगों पर गोलियाँ चलवा दी। तो ये एक तरह से वही जैसे जर्मनी में होता है तानाशाह, एक तो वैसे डिक्टेटरशिप हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस कारण से इन लोगों ने इतना बड़ा विद्रोह कर दिया कि वहाँ की सरकार को भागना पड़ा, वहाँ से तख्ता पलट हो गया, मतलब कि सरकार को अपना पद छोड़कर वहाँ की भागना पड़ा। हालांकि वैसे नहीं तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, वो उनकी अपनी मांगे थी, मांगे भी जायज़ थी। लेकिन अब उस मतलब अब उस पर कंट्रोल पा लिया गया है। तो अब हमें सीख यही लेनी चाहिए कि उस नेपाल से, अपने पड़ोसी देश से, कि यहाँ अपने पड़ोसी देश से हमें भी सीख लेनी चाहिए कि भारत में भी ऐसा कुछ ना हो। तो इसके लिए भारत की सरकार को भी वहाँ से सीख लेनी चाहिए ऐसे। उसके बाद में अभी ये क्या नाम है, नेपाल में हुआ, नेपाल के बाद में फ्रांस में भी ऐसा ही कुछ और देखने को आप विद्रोह हुआ है, वहाँ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ अपने पूर्व तरफ आ जाओ तो ये असम वगैरह की कोई जनजाति वगैरह है, मिजोरम वगैरह में, तो वहाँ उन्होंने भी मोदी के खिलाफ़ प्रोटेस्ट किया है। तो ऐसा है कि अब चीज़ें को अगर शुरुआत में कंट्रोल कर लिया जाए और उनके तो ठीक है। अगर उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा क्योंकि जायज़ है मांग, तो फिर ऐसा ऐसा विद्रोह हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम जो वहाँ पर हुआ है तो वहाँ को देखते हुए अपनी सरकार को भी उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बस थोड़ा टाइम का अभाव है, नहीं तो वीडियो भी जल्दी आए तो मैनेज कर लीजिएगा आप, ठीक है। ओके।